नमस्ते। वेलकम टू दुनियादारी। आज हम चर्चा करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाम हेट स्पीच। आखिर लाइन कहाँ है? ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर है बहुत पेचीदा। खासकर भारत जैसे देश में, जहां 140 करोड़ लोग हैं, अलग अलग धर्म, भाषाएं, जातियां, नस्लें, मतलब इतनी विविधता में ये तय करना कि कौन सी बात सिर्फ अपनी राय रखना है और कौन सी बात नफरत फैलाना, ये वाकई एक चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ है आर्टिकल 19(1)(a), हमारे संविधान की वो गारंटी जो हमें बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी देती है। ये किसी भी लोकतंत्र की जान है, एक फंडामेंटल राइट है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि इसी आज़ादी की आड़ में अगर कोई नफरत फैलाए, समाज में जहर घोले, ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाए, तो उसे कैसे रोका जाए। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये सवाल और भी मुश्किल हो गया है, आप जानते हैं, जहां एक चिंगारी मिनटों में आग बन सकती है। सही बात है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो लक्ष्मण रेखा खत्म होती है और कहाँ से हेट स्पीच का दायरा शुरू होता है। कहाँ से शुरू करें? संविधान से ही करें? हाँ, मेरे ख्याल से संविधान ही सही शुरुआती बिंदु है। जैसा मैंने कहा, आर्टिकल 19(1)(a) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार देता है। ये सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, इसमें लिखना, छापना, पेंट करना, इशारे करना, यहाँ तक कि चुप रहना भी शामिल हो सकता है। और ये इतना ज़रूरी क्यों माना गया? मतलब इसके पीछे संविधान बनाने वालों की सोच क्या थी? देखिए, इसे लोकतंत्र का कॉर्नरस्टोन यानी नींव का पत्थर माना जाता है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, ये इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट और डिग्निटी के लिए जरूरी है। अपनी सोच, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाना, ये इंसान होने का एक अहम हिस्सा है। दूसरा, ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए अनिवार्य है। अगर लोग सरकार की नीतियों पर, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बहस नहीं कर पाएंगे, सवाल नहीं उठा पाएंगे, तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? सही। तीसरा, ये सत्य की खोज, मतलब सर्च फॉर ट्रूथ और ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूरी है। जब अलग अलग विचार टकराते हैं, तभी तो बेहतर आइडिया सामने आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चौथा, ये सोशल और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए भी जाहिर तौर पर जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि ये अधिकार नागरिकों को पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों में मीनिंगफुल तरीके से हिस्सा लेने लायक बनाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी अधिकार असीमित तो नहीं होता, एब्सोल्यूट तो नहीं है ये। क्या इस पर भी कुछ लगाम है? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 19(1)(a) के तुरंत बाद आता है आर्टिकल 19(2). ये क्लॉज राज्य को यानी सरकार को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। अच्छा। पर ये प्रतिबंध मनमाने नहीं हो सकते। इनके लिए संविधान में कुछ खास आधार दिए गए हैं। क्या है वो आधार? किन बेसिस पर रोक लगाई जा सकती है? आर्टिकल 19(2) में ये आधार लिस्टेड है। भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, मतलब संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, मैत्रीपूर्ण संबंध, पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, डिसेंसी और मोरालिटी, शालीनता या नैतिकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना, डिफेमेशन, मानहानि और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी किसी अपराध के लिए उकसाना। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। इसका मतलब संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। हाँ, उन्हें इस बात का पूरा एहसास था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बहसों में साफ कहा था कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट या असीमित नहीं हो सकते। उन्हें समाज के व्यापक हितों, मतलब कम्युनिटी इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना होगा। उन्होंने कहा था कि लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है। यानी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह दें जिससे समाज में अव्यवस्था फैले या दूसरों की आज़ादी छीने। भारत जैसे विविध और जटिल समाज में ये संतुलन और भी ज़रूरी था। ठीक है, तो संविधान हमें एक फ्रेमवर्क देता है, अधिकार भी और उस पर ज़रूरी रोक भी। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर हेट स्पीच से निपटने के लिए कौन से स्पेसिफिक कानून हैं? मेरे ख्याल से इंडियन पिनल कोड IPC में कुछ सेक्शंस हैं इस बारे में। हाँ, IPC 1860 हमारा मुख्य क्रिमिनल लॉ है। उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो हेट स्पीच के दायरे में आने वाले कृत्यों को अपराध बनाते हैं। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहली कैटेगरी है
वो भाषण जो अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी फैलाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 153A। 153A, हाँ। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी मतलब एनमिटी बढ़ाता है या सद्भाव हार्मनी बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो दंडनीय अपराध है। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना, इशारे करना या विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी शामिल है। अच्छा। इसी से मिलता जुलता है सेक्शन 153B जो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता पर चोट करने वाले बयानों या आरोपों से डील करता है। जैसे किसी ग्रुप पर यह आरोप लगाना कि वो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है और इस वजह से ग्रुप्स में नफरत या दुश्मनी पैदा करना। और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बारे में भी कुछ है? आजकल ये काफी सुनने में आता है, सेंटिमेंट्स हर्ट वाली बात। हाँ, वो दूसरी अहम कैटेगरी है। इसमें मुख्य है सेक्शन 295A। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से डेलिब्रेट एंड मैलिशियस इंटेंट से भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण, ये जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। मतलब सिर्फ कह देना काफी नहीं, इरादा देखा जाएगा। उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अगर ऐसा किया गया है तो ये एक अपराध है। ठीक है। इसी तरह सेक्शन 298 है जो किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे डिलिब्रेट इंटेंट से बोले गए शब्दों के बारे में है। अगर वो शब्द उस व्यक्ति के सुनने में आते हैं, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। और सेक्शन 505 भी प्रासंगिक है। इसका एक हिस्सा ऐसे बयानों से डील करता है जो विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना मतलब एनमिटी, हेट्रेड और इल विल पैदा करते हैं या बढ़ावा देते हैं। इसका दूसरा हिस्सा ऐसी अफवाहें या खतरनाक खबरें फैलाने से रोकता है जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा हो या जिनसे किसी वर्ग में डर या चिंता का माहौल बने, पब्लिक मिसचीफ जिसे कहते हैं। तो आईपीसी में काफी प्रावधान हैं जो भाषा पर लगाम लगाते हैं, खासकर अगर वो समूहों के बीच नफरत या धार्मिक अपमान से जुड़ी हो। लेकिन ऑनलाइन दुनिया का क्या? वहां तो बातें और तेजी से फैलती हैं। आईटी एक्ट में सेक्शन 66A था ना एक, उसका क्या हुआ? हाँ, सेक्शन 66A आईटी एक्ट का एक बहुत विवादास्पद सेक्शन था। ये ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई किसी भी ऐसी जानकारी को अपराध बनाता था जो ग्रॉसली ऑफेंसिव हो या जिसका चरित्र मेनेसिंग हो। ग्रॉसली ऑफेंसिव, मेनेसिंग। हाँ, या जो अनॉयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनमिटी, हेट्रेड और इलविल पैदा करने के लिए भेजी गई हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा व्यापक लगता है। इसमें तो लगभग कुछ भी आ सकता था। बिल्कुल, और यही समस्या थी। 2015 में श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को पूरी तरह से रद्द कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अच्छा, रद्द ही कर दिया। डालता है, यानी लोग डर के मारे ऑनलाइन कुछ भी कहने से हिचकिचाएंगे कि कहीं उन पर केस ना हो जाए। चिलिंग इफेक्ट, हाँ ये टर्म सुना है। हालांकि आईटी एक्ट का सेक्शन 67 अभी भी है जो अश्लील सामग्री मतलब ऑब्सीन कंटेंट के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को अपराध मानता है। वो अलग चीज है। अच्छा, तो ऑनलाइन स्पीच के लिए अब 66A जैसा कोई व्यापक कानून नहीं है, लेकिन आईपीसी वाले प्रावधान तो ऑनलाइन कंटेंट पर भी लागू होते होंगे। मतलब अगर कोई फेसबुक पर 153A जैसा कुछ लिखता है तो। हाँ बिल्कुल, आईपीसी के सेक्शन 153A, 295A, 505 आदि ऑनलाइन कही या लिखी गई बातों पर भी उसी तरह लागू होते हैं जैसे ऑफलाइन कही गई बातों पर, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। और चुनावों का जिक्र रह गया। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी भाषणों में भाषा का स्तर गिर जाता है, काफी नफरत भरी बातें होती हैं। उसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, चुनावों के दौरान हेट स्पीच को रोकने के लिए भी विशेष प्रावधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आरपीए जिसे कहते हैं, उसकी धारा 123(3)A और धारा 125 कहती है आरपीए 1951? हाँ, कि अगर कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगता है या विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देता है तो ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। करप्ट प्रैक्टिस, इसका नतीजा क्या होता है? इससे चुनाव रद्द भी हो सकता है। ये गंभीर मामला है।
इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का सेक्शन 95 राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी ऐसी किताब, अखबार या दस्तावेज को जब्त कर लें जिसमें IPC के सेक्शन 124A यानी राजद्रोह, 153A, 153B, 295A जैसे अपराधों वाला मैटर हो। ठीक है, तो ये थे मुख्य कानूनी हथियार जो कागज पर मौजूद हैं, लेकिन कानून की असली ताकत तो इस बात में है कि अदालतें उन्हें कैसे समझती हैं और लागू करती हैं। लेट्स लुक एट सम की कोर्ट जजमेंट्स। अदालतों ने इस फ्री स्पीच और हेट स्पीच की महीन रेखा को कैसे खींचा है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। अदालतों का रोल इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि उन्होंने ही इन कानूनों की व्याख्या करके फ्री स्पीच और उस पर लगने वाले प्रतिबंधों के बीच वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है। शुरू से ही देखें तो आज़ादी के तुरंत बाद के कुछ केस बहुत अहम हैं, जैसे रोमेश थापर 1950 और बृजभूषण 1950 मामले। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फ्री स्पीच लोकतंत्र की नींव है, फाउंडेशन है। इस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को बहुत संकीर्ण रूप से नैरोली कंस्ट्रूड देखा जाना चाहिए और प्रतिबंध बहुत स्पष्ट होने चाहिए। कोर्ट ने प्री सेंसरशिप मतलब कुछ छपने या बोलने से पहले ही उस पर रोक लगाने को आमतौर पर गलत माना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। यानी पहले से रोक नहीं लगा सकते? जनरली नहीं, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में शायद, पर रूल यही है कि पहले बोलने दो, फिर देखो कि कानून तोड़ा है या नहीं। फिर स्टेट ऑफ मद्रास VG रॉ 1952 केस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का सिद्धांत स्थापित हुआ। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टेस्ट। हाँ, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(2) के तहत लगाए गए प्रतिबंध सिर्फ नाम के लिए रीजनेबल नहीं होने चाहिए, बल्कि उनमें सब्सटेंस भी होना चाहिए। मतलब वो मनमाने, आर्बिट्ररी या जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव नहीं होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, प्रतिबंध का उस उद्देश्य से, जैसे पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सीधा और तार्किक संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट एंड रैशनल नेक्सस, जिसके लिए वो लगाया गया है। हवा में नहीं लगा सकते। ये तो फ्री स्पीच की अहमियत और उस पर रोक की सीमाओं की बात हुई। अब स्पेसिफिकली हेट स्पीच वाले कानूनों जैसे IPC 295A की व्याख्या कैसे हुई है अदालतों में। 5A की संवैधानिकता को तो सही ठहराया, अपहेल्ड किया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी। क्या? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही काफी नहीं है इस सेक्शन को लगाने के लिए। ये जरूरी है कि ऐसा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया हो, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस इंटेंट। अच्छा, इंटेंट वाली बात। हाँ, इंटेंट बहुत जरूरी है। यानी अगर कोई ईमानदारी से किसी धर्म की आलोचना करता है, भले ही वो तीखी हो, तो वो 295A के दायरे में शायद न आए, जब तक कि उसका इरादा सिर्फ नफरत फैलाना या अपमान करना ना हो। ये बहुत अहम फर्क है। एक और बेहद महत्वपूर्ण केस है केदारनाथ सिंह 1962 का। हालांकि ये सीधे तौर पर राजद्रोह सेडिशन सेक्शन 124A IPC से जुड़ा था। हाँ, सेडिशन तो आजकल वैसे भी बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सरकार की कितनी भी तीखी आलोचना क्यों न हो, वो तब तक राजद्रोह नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसमें हिंसा भड़काने, इंसाइटमेंट टू वायलेंस या सार्वजनिक अव्यवस्था, पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ना हो। प्रवृत्ति मतलब पोटेंशियल। हाँ, एक तरह से सिर्फ सरकार के प्रति नापसंदीगी या असंतोष जाहिर करना अपराध नहीं है। लेकिन केदारनाथ सिंह तो राजद्रोह पर था, उसका हेट स्पीच से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति वाला ये टेस्ट, द टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर टेस्ट, बाद में हेट स्पीच से जुड़े कानूनों जैसे 153A या 505 की व्याख्या में भी इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। हाँ, यानी सिर्फ कड़वी या अप्रिय बातें कहना काफी नहीं है, ये देखना होगा कि क्या उन बातों में वास्तव में हिंसा भड़काने या समाज में गड़बड़ी पैदा करने की क्षमता है। ये एक तरह से हेट स्पीच के लिए एक ऊंची दहलीज, हाई थ्रेशहोल्ड तय करता है। ये नहीं कि किसी को भी बुरा लग गया तो हेट स्पीच हो गई। अच्छा, तो मतलब सिर्फ किसी को बुरा लग जाना या किसी की भावना आहत हो जाना काफी नहीं है, उसमें हिंसा या अव्यवस्था भड़काने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक बड़ा पॉइंट है, और हाल के वर्षों में इस पर कुछ और स्पष्टता आई है। श्रेया सिंगल का जिक्र तो हुआ था। हाँ, श्रेया सिंगल 2015 ने ऑनलाइन स्पीच के लिए तो गेम ही बदल दिया। 66A को हटाकर कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वाले सिद्धांत को दोहराते हुए कहा
कि सिर्फ किसी को अनॉयंस या इनकन्वीनियंस होना स्पीच पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकता। भाषण और सार्वजनिक अव्यवस्था पब्लिक ऑर्डर के बीच एक स्पष्ट और सीधा संबंध होना चाहिए। कुछ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर जैसा टेस्ट। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, मिलता जुलता। इससे पहले प्रवासी भलाई संगठन 2014 केस में कोर्ट ने माना था कि हेट स्पीच फ्री स्पीच का हिस्सा नहीं है। इसका मकसद समुदायों को हाशिए पर धकेलना, मार्जिनलाइज करना और उनके खिलाफ माहौल बनाना होता है। इसलिए इसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच क्या है, इसे परिभाषित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत है। और हाल ही में अमीश देवगन 2021 मामले में कोर्ट ने फिर से दोहराया कि किसी बयान को हेट स्पीच मानने से पहले उसे पूरे संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, सिर्फ कुछ शब्द निकालकर नहीं। कॉन्टेक्स्ट इसकी एग्जैक्टली। और टेस्ट ये है कि क्या एक औसत समझदार व्यक्ति, ऑर्डिनरी रीजनेबल पर्सन, उस भाषण को सुनकर ये मानेगा कि इसका इरादा ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल कमेंट्री को ज्यादा गुंजाइश मिलनी चाहिए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो इन सब कानूनों, अदालती फैसलों और सिद्धांतों को मिलाकर देखें तो आखिर ये महीन रेखा खींची कैसे जाती है? वो कौन से मापदंड या क्राइटेरिया है जिनसे तय होता है कि कोई बात सिर्फ अप्रिय है, ऑफेंसिव है या असल में हेट स्पीच है? कोई चेकलिस्ट है? देखिए, कोई सीधी चेकलिस्ट या फॉर्मूला तो नहीं है। हर केस अपने आप में अलग होता है। लेकिन भारतीय अदालतें और कानूनी सिद्धांत कुछ मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है इरादा और उद्देश्य, इंटेंट एंड पर्पस। क्या बोलने वाले का इरादा वाकई दुश्मनी या नफरत फैलाना था? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य, मलिशियस पर्पस था? जैसा रामजी लाल मोदी केस में कहा गया था, इंटेंट साबित करना जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे बुरा लगा काफी नहीं है। तो इंटेंट सबसे पहले? हाँ। दूसरा है सामग्री और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। असल में क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, वो किस माहौल में, किस संदर्भ में कहे गए? क्या वो किसी विचार या नीति की आलोचना थी या सीधे सीधे किसी समुदाय या उसके सदस्यों का अपमान, विलिफिकेशन था? एक औसत व्यक्ति, रीजनेबल पर्सन, उन शब्दों को कैसे समझेगा, ये भी देखना होता है। कॉन्टेक्स्ट। तीसरा है भड़काने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इंसाइट। क्या उस भाषण में हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था, पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करने की वास्तविक क्षमता या प्रवृत्ति है, जैसा केदारनाथ सिंह केस में कहा गया था? क्या इससे तुरंत कोई नुकसान होने की संभावना है, लाइक्लीहुड ऑफ इमिनेंट हार्म? भाषण और संभावित हिंसा या अव्यवस्था के बीच कितना सीधा संबंध है? यानी सिर्फ दूर की संभावना नहीं, बल्कि एक रियल टेंडेंसी। हाँ, एक वास्तविक खतरा। और चौथा है लक्ष्य और प्रभाव, टारगेट एंड इम्पैक्ट। क्या भाषण किसी खास पहचाने जाने योग्य समूह, आइडेंटिफाइबल कम्युनिटी को निशाना बना रहा है, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर? क्या ये उस समूह को अमानवीय, डीह्यूमनाइज या शैतान, डीमनाइज की तरह पेश कर रहा है? समाज के ताने बाने, सोशल हार्मनी और उस लक्षित समूह पर इसका क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है? अच्छा, तो ये चार मुख्य बातें हैं: इंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, टेंडेंसी और इम्पैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें जो किसी को बुरी लग सकती हैं, आपत्तिजनक लग सकती हैं या विवादास्पद हो सकती हैं, वो भी कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। फ्री स्पीच का मतलब ही यही है कि इसमें अप्रिय, विवादास्पद, यहाँ तक कि अपमानजनक लगने वाली बातें भी शामिल हो सकती हैं, जब तक कि वो हेट स्पीच की तयशुदा रेखा पार न करें। उदाहरण के लिए जैसे एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, विश्वविद्यालयों में, किताबों में, सेमिनारों में धार्मिक सिद्धांतों, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक विवेचना होती है। अगर ये विद्वत्तापूर्ण तरीके से और बिना दुर्भावनापूर्ण इरादे की जाए तो ये प्रोटेक्टेड है। हाँ। पॉलिटिकल स्पीच, लोकतंत्र में सरकार, राजनीतिक दलों, नेताओं की नीतियों और कामकाज की तीखी आलोचना जरूरी है। इसे बहुत उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक व्यंग, पॉलिटिकल सैटायर भी, चाहे कितना भी कड़वा हो, आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। सटायर भी, हाँ, आमतौर पर। फिर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कला, साहित्य, फिल्में, नाटक, इनमें अक्सर सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाए जाते हैं, असहज करने वाले विषय दिखाए जाते हैं। इन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत काफी सुरक्षा मिलती है।
हालांकि ये सीमाहीन नहीं है, जैसा हम सेंसरशिप विवादों में देखते हैं। और जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग, मीडिया का काम संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दों पर रिपोर्ट करना है। अगर रिपोर्टिंग निष्पक्ष है और तथ्यों पर आधारित है तो वो सुरक्षित है, भले ही वो किसी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में हो। रिपोर्टिंग का उद्देश्य सूचना देना होना चाहिए, ना कि खुद दुश्मनी भड़काना। ठीक है। और दूसरी तरफ कौन सी बातें हैं जो लगभग निश्चित रूप से इस रेखा को पार करती हैं और प्रोटेक्टेड नहीं मानी जाती, मतलब क्लियर कट हेट स्पीच? कुछ चीजें हैं जिन्हें लेकर लगभग सभी सहमत होंगे कि वो हेट स्पीच के दायरे में आती हैं और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। पहला, हिंसा के लिए सीधा उकसाना, डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अगर कोई भाषण सीधे तौर पर कहता है कि फला समूह के लोगों को मारो या उनके घर जला दो, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये सीधे तौर पर गैरकानूनी है। जाहिर है। दूसरा, समुदायों का अमानवीयकरण, डीह्यूमनाइजेशन। जब किसी पूरे समुदाय को कीड़े मकोड़े, जानवर, राक्षस, देश के लिए खतरा या स्वाभाविक रूप से बुरा बताया जाता है, ये उन्हें इंसान से कमतर दिखाता है और उनके खिलाफ हिंसा के लिए जमीन तैयार करता है। ये बहुत खतरनाक होता है। तीसरा, नुकसान पहुंचाने वाले जानबूझकर बोले गए झूठ, डिलिबरेट फॉल्सहुड्स कॉजिंग हार्म। ऐसी झूठी और भड़काऊ अफवाहें फैलाना जिनका मकसद सिर्फ दो समूहों के बीच नफरत पैदा करना हो और जिनसे हिंसा या भेदभाव का खतरा हो, जैसे झूठी खबरें फैलाकर दंगे भड़काना, फेक न्यूज जो नफरत फैलाए। ऐसी बातें करना जो किसी समुदाय को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करने, उन्हें नौकरियों से निकालने, उनका सामाजिक बहिष्कार करने या उन्हें देश से निकालने की वकालत करती हूँ, सिर्फ उनके धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर। ये सैद्धांतिक बातें तो समझ आती हैं, मतलब थियरी में तो क्लैरिटी लाने की कोशिश हुई है, लेकिन जब इन कानूनों को जमीन पर लागू करने की बात आती है तो असली दिक्कतें क्या हैं? व्हाट आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन? जमीनी हकीकत क्या है? चुनौतियां बहुत सारी और बहुत गंभीर है। सिद्धांत और व्यवहार में अक्सर बड़ा अंतर आ जाता है। पहली चुनौती है अस्पष्टता, वेगनेस। हमने बात की कि कोर्ट ने व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन प्रमोटिंग एनमिटी, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, पब्लिक ऑर्डर, मिलिशियस इंटेंट जैसे शब्द अभी भी काफी हद तक व्याख्या पर निर्भर करते हैं। इनकी कोई गणितीय परिभाषा नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव हो सकता है। भी बुरा होता है चिलिंग इफेक्ट। लोग, खासकर लेखक, पत्रकार, कलाकार, एक्टिविस्ट, डर के मारे खुद ही अपनी बात कहने से कतराने लगते हैं कि पता नहीं कब कौन सी बात कानून की पकड़ में आ जाए। इसे सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं। चिलिंग इफेक्ट, हाँ। दूसरी बड़ी चुनौती है चयनात्मक प्रवर्तन, सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट। ये एक बहुत बड़ा और लगातार लगने वाला आरोप है कि इन कानूनों का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से होता है। किसके खिलाफ केस दर्ज होगा, किसकी गिरफ्तारी होगी, ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि बोलने वाला कौन है, उसका राजनीतिक रसूख कितना है, वो किस समुदाय से है। मतलब पावरफुल लोगों पर एक्शन नहीं होता। अक्सर ऐसा देखा जाता है। कई बार सत्ता के करीबी या प्रभावशाली लोगों के भड़काऊ बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि मामूली आलोचना करने वालों पर भी ये कानून लगा दिए जाते हैं। ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। ये तो गलत है। तीसरी चुनौती है पुलिस का विवेक और दुरुपयोग, पुलिस डिस्क्रेशन एंड अब्यूज। जमीनी स्तर पर कानून लागू करने का पहला कदम पुलिस उठाती है FIR दर्ज करना, गिरफ्तारी करना। इसमें पुलिस अधिकारियों के विवेक, डिस्क्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर उन पर राजनीतिक दबाव होता है या वो खुद इन कानूनी बारीकियों, लीगल न्यूआंसेस या संवैधानिक मानकों, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते। नतीजा ये होता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग असहमति, डिसेंट को दबाने, आलोचकों, पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए एक हथियार की तरह होता है, वेपनाइज किया जाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। चौथी और आजकल बहुत बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चैलेंज। ये बिल्कुल नई और विस्फोटक चुनौती है। यहाँ कंटेंट सेकंडों में वायरल हो जाता है, अक्सर बिना किसी संदर्भ के। हाँ, कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है। बिल्कुल। बोलने वाला गुमनाम, अनोनिमस हो सकता है या किसी दूसरे देश में बैठा हो सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट की निगरानी करना, फेक न्यूज़ और असली खबर में फ़र्क करना, प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की क्या जिम्मेदारी हो, ये सब बहुत जटिल सवाल है। सरकार ने IT रूल्स लाए थे ना कुछ? हाँ, सरकार ने 2021 में नए IT रूल्स लाकर इसे रेगुलेट करने की कोशिश की है,
लेकिन उन नियमों पर भी ये आरोप है कि वो सरकार को ज्यादा कंट्रोल देते हैं और फ्री स्पीच को सीमित करते हैं, तो वो भी विवादास्पद है। और एक और चीज जो मैं सोच रहा था, ये आहत भावनाएं वाली समस्या, द हर्ट सेंटिमेंट्स प्रॉब्लम। हाँ, ये भी एक बड़ी व्यावहारिक समस्या है। कई बार केस सिर्फ इसलिए दर्ज हो जाते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति या समूह ने कह दिया कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस और निचली अदालतें अक्सर इस दबाव में आ जाती हैं, भले ही वो मामला हेट स्पीच के कानूनी मानकों पर खरा न उतरता हो। मतलब उसमें ना इंटेंट हो, ना टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस। सिर्फ भावनाएं आहत होने पर ही केस। हाँ, और इससे लोगों में ये डर बैठ जाता है कि कहीं उनकी किसी भी बात से कोई नाराज ना हो जाए, चाहे वो बात कितनी भी तार्किक या जरूरी क्यों ना हो। सेल्फ सेंसरशिप और बढ़ती है इससे। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं। मतलब कानून अपनी जगह है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इतने सारे पेज हैं। और आजकल ये मुद्दे किस रूप में ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं? व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी इश्यूज और मैनिफेस्टेशंस वी सी? आजकल क्या ट्रेंड्स हैं? What's fascinating and frankly worrying here is how these old tensions are playing out in new ways. आजकल हम कई तरह की चीजें देख रहे हैं। पहला, बढ़ता धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन। ये एक बड़ी चिंता है। राजनीतिक फायदे के लिए समुदायों के बीच खाई पैदा करने की कोशिशें दिखती हैं। इसमें नेताओं के भड़काऊ बयान, टीवी डिबेट्स में जहरीली भाषा और सोशल मीडिया पर संगठित नफरती अभियान, ऑर्गेनाइज्ड हेट कैंपेन्स शामिल हैं। डॉग विसल्स का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर डॉग विसल्स का इस्तेमाल होता है, ऐसी भाषा जो ऊपर से सामान्य लगे लेकिन किसी खास समूह के लिए नफरत भरा संदेश छिपाए हो। दूसरा, हेट स्पीच और लिंचिंग या भीड़ हिंसा के बीच एक सीधा और दुखद संबंध सामने आया है। लिंचिंग, मॉब वायलेंस, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई झूठी अफवाहों जैसे बच्चा चोरी, गौहत्या के आधार पर भीड़ ने लोगों की जानें ली हैं। ये दिखाता है कि हेट स्पीच सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, उसका नतीजा भयानक हिंसा हो सकता है। ये तो बहुत भयानक है। तीसरा, कैंसल कल्चर और सोशल मीडिया मॉब्स का मुद्दा भी है। किसी व्यक्ति की किसी पुरानी या विवादास्पद बात को लेकर उसे ऑनलाइन निशाना बनाना, उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश करना। यह सवाल उठता है कि कहाँ पर जायज आलोचना खत्म होती है और कहाँ पर उत्पीड़न, हरासमेंट या मॉब जस्टिस शुरू होता है। प्लेटफॉर्म्स इसे कैसे हैंडल करें, ये भी एक बड़ी बहस है। हाँ, ये भी एक पहलू है। चौथा, राजद्रोह, सेडिशन, आईपीसी 124A और हेट स्पीच कानूनों का घालमेल, ओवरलैपिंग एंड मिसयूज। ये भी चिंताजनक है। अक्सर सरकार या सत्ता की आलोचना को देशद्रोह या हेट स्पीच बताकर आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट खुद राजद्रोह कानून की संवैधानिकता पर पुनर्विचार कर रहा है, ये देखते हुए कि आजाद भारत में इसकी कितनी जगह है। हाँ, उसमें तो स्टे भी लगा हुआ है शायद अभी। जी। और पांचवा, गलत सूचना और फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, जो नफरत फैलाने के लिए डिजाइन की जाती हैं, वो शायद आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। फैक्ट चेकिंग करना मुश्किल है और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कई बार सेंसेशन और आउटरेज फैलाने वाले कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे ध्रुवीकरण और बढ़ता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि भारत में फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है, एन ऑनगोइंग बैलेंसिंग एक्ट। हमारे पास संवैधानिक ढांचा है, कानून है, अदालती व्याख्याएं हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें सही भावना से लागू करना, अस्पष्टता दूर करना, दुरुपयोग रोकना, ये असली चुनौती है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अदालतों ने सिद्धांत तो अच्छे विकसित किए हैं। इंटेंट देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति देखो, असल नुकसान देखो। लेकिन जब तक कानूनों में स्पष्टता नहीं आती, जब तक उनका लागू होना निष्पक्ष और कंसिस्टेंट नहीं होता, जब तक पुलिस की ट्रेनिंग और जवाबदेही बेहतर नहीं होती, और जब तक सोशल मीडिया और जब तक हम सोशल मीडिया के इस नए राक्षस से निपटने का कोई कारगर तरीका नहीं ढूंढते, तब तक ये संतुलन बनाना मुश्किल ही रहेगा। जरूरत शायद ऐसे मानकों की है जो स्पष्ट हों, जिनका अनुमान लगाया जा सके, प्रिडिक्टेबल स्टैंडर्ड्स, और जो सबके लिए बराबर लागू हों, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर शायद एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। इस डिजिटल युग में, जहाँ कोई भी विचार सही या गलत, अच्छा या बुरा, सेकंडों ने करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, जहाँ संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट अक्सर खो जाता है और भावनाएं भड़कना आसान होता है, क्या हमारे पुराने कानूनी सिद्धांत और उन्हें लागू करने के तरीके काफी हैं, या हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने
और साथ ही समाज को नफरत और विभाजन से बचाने के लिए कुछ नई सोच, नए अप्रोच, शायद नए संस्थानों या तंत्रों, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ओके, तो उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।